एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ पॉलिटी के 54 क्वेश्चंस जो कि सीपीयू 2024 में पूछा गया था। इसके पहले मैंने आपको सीएचएसएल में जो भी पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था उसका रिवीजन कराया था, तो आज आप इसका रिवीजन अगर कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसका मिलेगा। आप यूट्यूब में वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, तभी आपको ये क्लियर दिखाई देगा। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which of the following articles of the Indian Constitution mentions that the Vice President of India shall be the ex officio chairman of the Council of States? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। राइट आंसर है आर्टिकल 89 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट आपको देखने से बड़ा लग सकता है बट ये है इजी। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and one or more states or between the government of India and any state or states on one side and the one or more states on the other or between two or more states। ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब मूल क्षेत्राधिकार है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि राज्यों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका सेटलमेंट करेगा। अगर एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और दूसरी तरफ कोई स्टेट है तो उनके बीच का ये डिस्प्यूट सेटल करेगा। इन सारे डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आता है, यही लिखा हुआ है। स्टेटमेंट बी यहाँ पर लिखा है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड्स व्हेन द यूनियन प्लस सम स्टेट्स आर वन साइड एंड सम अदर स्टेट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द डिस्प्यूट। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसमें सुप्रीम कोर्ट यूनियन और स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को सेटलमेंट करता है। तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पहले वाले में ही जो लिखा है उसी का अपोजिट बी वाले में लिखा है, जबकि ये सारा जो होता है ना ये आता है मूल क्षेत्राधिकार में। स्टेटमेंट सी है यहाँ पर, अंडर आर्टिकल 129 एंड 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। स्टेटमेंट सी आपसे ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना करने के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये वाला राइट है। स्टेटमेंट डी है यहाँ पर, एज ऑफ नाउ द इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर ये कह रहा है ना कि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता सर्वोच्च न्यायालय में शुरू नहीं की जा सकती। तो ये वाला रॉन्ग है। इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन एक सिस्टम है जिसके द्वारा कोई भी बिना कोर्ट जाए मध्यस्थों के द्वारा अपने विवाद को सुलझा सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो यहाँ गलत है। केवल और केवल ए एंड सी ही करेक्ट है यहाँ पर। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए देश में, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है, तो आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 125 में लिखा हुआ है सैलरीज ऑफ जजेस। आर्टिकल 126 में लिखा है इनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में। यहाँ से आप याद रखेंगे आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स वगैरह होते हैं ना वो बहुत सुरक्षित रखे जाते हैं। तो ऐसा लिखा है आर्टिकल 129 में। और आपको यहाँ से याद रखना है कि जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार, वो आता है आर्टिकल 131 में। और अगर आपसे पूछे कि अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार किस में आता है, तो आर्टिकल 132 में। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। यहाँ से आपसे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहा है कि उपाधियों का अंत ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में लिखा गया है। यहाँ से आपको याद आना चाहिए कि आर्टिकल 23 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। यहाँ से आर्टिकल 23 एंड 24 भी आपको याद रखना है। Question number 5. In case the President is satisfied with the Governor's report,
ही मे डिक्लेयर प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 बट सच प्रोक्लेमिनेशन इज इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति गवर्नर की रिपोर्ट से सहमत है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता है तो शुरुआत में कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स। पहले 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है किसी स्टेट में, उसके बाद जो उसका टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द स्टेट शैल endeavour टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य को प्रयास करना चाहिए कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 में। और ये जो है ना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में आता है। अगर आपसे कहे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये पार्ट 4 में आता है संविधान के, और ये आता है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। उसके बाद आता है पार्ट 4A, जिसमें कि आर्टिकल 51A आता है, और उसमें A से लेके K तक 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अगर आपसे पूछे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब जोड़ा गया था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछे कि पार्ट 3 में क्या है, तो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, जिसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि पार्ट 2 में क्या है, तो उसमें है सिटीजनशिप, यानी आर्टिकल 5 से 11 तक है सिटीजनशिप, 12 से लेके 35 तक है फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द राइट ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट टू स्पीक इन द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता जो है उसको भी राज्य के विधानमंडल में बोलने का अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 177। अगर आपने CGL 2023 का GK PYQ सीरीज किया हुआ है तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस है ना, सब रिपीटेड है। तो आप मुझे यहाँ से कमेंट करके बताइएगा कि एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में आता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। राइट आंसर है आर्टिकल 164 का क्लॉज 2। क्वेश्चन नंबर 10 जो है एग्जैक्टली रिपीट हुआ था आपके CHSL 2024 के एग्जाम में, उसका भी पॉलिटी का अलग से वीडियो है तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा है आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 21 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 में लिखा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। 11th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 195। ये सारे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटी में लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, वही घूम फिर के आते रहते हैं अगर पेपर मॉडरेट होता है तो। और अगर आपने CPO के पॉलिटी के क्वेश्चन एंड CHSL के पॉलिटी के क्वेश्चंस कर लिए तो डेफिनेटली एग्जाम में आपका क्वेश्चन मैच होगा, तो ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट ए पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है कि एक ही पर्सन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर नियुक्त हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153 में ऐसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आर्टिकल स्पेसिफाइज द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 में है। और अगर आपसे पूछे कि किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 20 यानी भाग 20 में आता है संविधान संशोधन।
अगर आपसे कहे कि ये संविधान संशोधन का जो फीचर है, ये विशेषता हमने कहाँ से ली है, तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ से आप एक चीज़ और भी याद रखेंगे कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाता है अगर मान लीजिए इमरजेंसी लगी है तो ये चीज़ हमने लिया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु अमंग द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड अंडर द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र है। ऑप्शन ए है यहाँ पर ए मेंबर ऑफ ए स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ पे कह रहा है कि एससी या एसटी के जो मेंबर हैं उनको फ्री लीगल एड दिया जाता है। ऑप्शन बी है यहाँ पर ए विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगर एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी यहाँ पे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति को या फिर जो भी बेगर हैं यानी जो भिखारी हैं उनको फ्री लीगल एड दिया जा सकता है। ऑप्शन सी है एन इंडस्ट्रियल वर्कमैन यानी एक औद्योगिक कामगार। ऑप्शन डी है ए पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट सच एज बीइंग अ विक्टिम ऑफ अ मास डिजास्टर्स। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अनारक्षित अभाव की परिस्थितियों में है जैसे सामूहिक आपदाओं का शिकार होना। ऑप्शन ई है यहाँ पे टू फाइल एनी केस इन सुप्रीम कोर्ट इफ एनी पर्सन नीड फ्री लीगल एड द पर्सन्स एनुअल इनकम मस्ट बी बिलो 10 lakhs। ऑप्शन ई यहाँ पे कह रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल करने के लिए अगर कोई इंसान फ्री लीगल एड चाहता है तो उसकी एनुअल इनकम 10 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये वाला तो गलत है, यहाँ पे केवल और केवल ए बी सी एंड डी ही सही है। Question number 15. Which article of the Indian Constitution states that there shall be a high court for each state? यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हर राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 214, आर्टिकल 214 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट all the executive action of the government of a state shall be expressed to taken in the name of the governor। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई जो होगी वो राज्यपाल के नाम से की जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 166 का क्लॉज 1। जैसे हमारे कंट्री का हेड राष्ट्रपति होता है ना, तो कोई भी डील वगैरह साइन होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। वैसे ही भले ही स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं लेकिन सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होते हैं वो गवर्नर के नाम पर लिए जाते हैं, वही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द, यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 50 भारतीय संविधान का क्या कहता है। राइट आंसर हो जाएगा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका एंड कार्यपालिका जो है अलग अलग है, ऐसा आर्टिकल 50 में लिखा है। इसके लिए मैंने आपको याद करने की एक ट्रिक की वीडियो बनाई है और इसमें मैंने आपको याद कराया था कि आर्टिकल 50 है, 50 का मतलब आधा आधा, तो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का जो है पावर आधा आधा हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे मैंने आपको वहाँ पे याद करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राज्य के विधानमंडल का सदस्य बनने की जो क्वालिफिकेशन है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 173 में लिखा है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब संघ कार्यपालिका भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आती है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक। आर्टिकल 52 में ही लिखा है राष्ट्रपति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच आर्टिकल। अब यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में आते हैं। तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट गवर्नर हैज़ द अथॉरिटी टू रिजर्व ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा है कि किसी भी राज्य का गवर्नर जो है वो किसी भी बिल को रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 में ऐसा लिखा हुआ है, अनुच्छेद 200 में ऐसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट इज अ मेजर एडवांसमेंट टू प्रोटेक्ट द डैश ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट्स। सिंपल भाषा में यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि ये जो सीमित सरकार की अवधारणा है, मतलब कि सरकार का इंटरफेयर आपके लाइफ में कम से कम हो, तो ऐसा किसके थ्रू आपको मिला है। राइट,
तो राइट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार ही हैं जो कि सरकार को हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल देने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में लिखा होता है। राइट आंसर है आर्टिकल 112। अब देखिए हमारा जो संविधान है ना, उसमें बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है, बजट के जगह पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वही पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 112 में। क्वेश्चन नंबर 24, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट where the same person is appointed as the governor of 2 or more states, the emoluments and allowances payable to him or her shall be allocated among those states। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर एक ही पर्सन 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर बन जाता है तो उसका जो सैलरी है, जो भत्ते वगैरह हैं, तो वो स्टेट्स मिलकर डिसाइड कर लेंगे। तो राइट आंसर है आर्टिकल 158 में ऐसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच आर्टिकल डज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फाइंड ए मेंशन। ये क्वेश्चन तो मतलब फेवरेट है एसएससी का, CHSL 2023 एंड CGL 2023 में पूछा था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है ना कि वित्त आयोग के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वॉज पास्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It fulfilled ideals of which article of directive principle of state policy in the Constitution of India। यहाँ पे कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया था और इसने जो है कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को फुलफिल किया था, पूरा किया था। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A में ये लिखा हुआ है कि राज्य जो है प्रयास करेगा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वही ड्यूटी इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को ला करके फुलफिल किया था, तो वही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, एज पर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ऐसा बोला गया है कि जो भी मंत्री परिषद हैं वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे लोकसभा के प्रति। तो राइट आंसर है आर्टिकल 75 का क्लॉज 3। क्वेश्चन नंबर 28, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका मतलब यह है ना कि कौन सा अनुच्छेद फंडामेंटल ड्यूटीज को दिखाता है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A। क्वेश्चन नंबर 29, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द राइट ऑफ द गवर्नर to address and send message to the house or houses of the state legislature। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा है कि गवर्नर जो है हाउसेस को एड्रेस कर सकता है और उनको कोई भी मैसेज अगर देना हो तो वो दे सकता है राज्य के विधानमंडल में। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 175, अनुच्छेद 175। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट हो गया यहीं पर कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है या फिर लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A। क्वेश्चन नंबर 31, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है ना कि कोई भी कानून अगर सुप्रीम कोर्ट पास करेगा तो वो हर कोर्ट को मानना पड़ेगा जो भी इंडिया में है। तो राइट आंसर है आर्टिकल 141। और मैंने यहाँ पे आपको याद कराया था ना जब सीजीएल की BYQ सीरीज में आपको करा रही थी 2023 वाली, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन है और देखिए CPU में पूछा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने आपको याद कराया था कि 1 और 1 ने 4 को बाइंड कर रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सारे कोर्ट्स पे जो है बाइंड होगा, ऐसा आर्टिकल 141 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 32, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mentions about the salaries and allowances of the chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha and the speaker and deputy speaker of the Lok Sabha। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है ना कि राज्यसभा के चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, लोकसभा के चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, इनके वेतन एंड भत्ते के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 97, अनुच्छेद 97 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस इज द आइडिया ऑफ चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो यहाँ पे सिंपल आपसे पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने किस संविधान से लिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है CHSL 2024 में, आप पॉलिटी की वीडियो जाके देखिएगा, उसमें है ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा पार्ट 3, क्योंकि इसमें आता है फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान की कौन सी एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये तो बिल्कुल सही है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रिजिड भी है, कठोर भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है, यानी लचीला भी है। ऑप्शन बी है ड्रॉन फ्रॉम वन सोर्स, क्या हमारा संविधान केवल एक सोर्स से लिया गया है, तो ये गलत है, क्योंकि हमने ना बहुत सारे फीचर्स लिए हैं हर जगह से। जैसे DPSP आयरलैंड से ले लिया, उसके बाद हमने कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, रेजिड्यूअरी पावर कनाडा से ले लिया, फंडामेंटल राइट्स हमने USA से ले लिया, तो बहुत सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं से ली हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही सोर्स से ली हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है ही, एंड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही। Question number 36, according to Dr. B.R. Ambedkar's view, which of the following is the key feature of the directive principle of the Constitution? ये वाला क्वेश्चन ना CHSL 2023 में भी पूछा गया था, बट स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि B.R. अम्बेडकर के विचारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की प्रमुख विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा नोवेल फीचर्स हैं ये। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो संविधान की नवीन विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 स्टेट्स दैट इंडिया इज ए और एन डैश नेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत को क्या बोला गया। राइट आंसर हो जाएगा सेक्युलर नेशन, यानी भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 38, द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। यहाँ पे कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है किसी भी स्टेट की संविधान के हिसाब से। राइट आंसर हो जाएगा 12 पर्सन्स, यानी 12 लोग मिनिमम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज़ द पावर टू मेक लॉ एंड पॉलिसीज फॉर द कंट्री एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहा है कि देश का कानून बनाने के लिए शक्तियाँ जो है किसके पास हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा द पार्लियामेंट, संसद के पास ऐसी शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है देयर आर 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कह रहा है कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। दूसरा है यहाँ पे स्टेटमेंट, ए सेपरेशन ऑफ फंक्शंस रादर देन पावर इज फॉलोड। यहाँ पे कह रहा है कि काम का बंटवारा किया जाता है पावर के बंटवारा करने की बजाय। ऑप्शन 3 है ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट। क्या ये जो सारे अंग हैं सरकार के वो अलग अलग हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये सारे जो हैं एक दूसरे पे नियंत्रण रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये क्वेश्चन ना CHSL 2024 में रिपीट हुआ है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन भी सही करके आते तो आपको 2 मार्क्स मिलते, और अगर आपको 2 मार्क्स मिलते ना तो आप हज़ारों बच्चों से ऊपर हो जाते हैं कंपटीशन में। तो इसी वजह से कहते हैं प्रीवियस ईयर करा करिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि 11वां जो था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट इसको आसानी से किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्पेशल पावर्स ऑफ द गवर्नर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कह रहा है कि संविधान में गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं, तो उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। स्टेटमेंट ए है यहाँ पर, द गवर्नर ऑफ नागालैंड शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। यहाँ पे कह रहा है कि नागालैंड के जो गवर्नर होंगे उनके पास थोड़े से स्पेशल पावर्स होंगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखने के लिए उस स्टेट में। ऑप्शन बी है, द गवर्नर ऑफ मणिपुर विल सबमिट ए स्पेशल एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिली एरियाज इन द स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि मणिपुर के जो गवर्नर हैं
वो हर साल एक रिपोर्ट जो है स्पेशल रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे कि हिली एरियाज़ में मतलब उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन कैसा चल रहा है। स्टेटमेंट सी है, द गवर्नर ऑफ सिक्किम शैल हैव ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस एंड फॉर एन इक्विटेबल अरेंजमेंट फॉर इंश्योरिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिक्किम के गवर्नर के पास भी विशेष जिम्मेदारियाँ होंगी ताकि वो जो है लोगों का सामाजिक एंड आर्थिक उन्नति हो सके, उसको देखेंगे। स्टेटमेंट डी है यहाँ पे, द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्पेशल जिम्मेदारी होगी वहाँ के गवर्नर की। तो ये सारे जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं और कुछ ना कुछ डेफिनेशन बता रहे हैं, कोई आर्टिकल नहीं दिया है, सारे स्टेटमेंट सही हैं A, B, C, D। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन है? राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर। जैसे कि कंट्री का होता है प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट में गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 44, among the following which is not a qualification for membership in the विधानसभा? यहाँ पर कह रहा है कि विधानसभा का मेंबर बनने के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन ए है, हैव अटेन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल की आयु पूरी हो जाए, ये सही है। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, तो ये भी सही है। नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि उनको राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, तो ये जो है क्वालिफिकेशन ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है संविधान में, तो ये वाला हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि नॉट करेक्ट वाला पूछा था। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन विच ईयर वर 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एडेड टू द ओरिजिनल लिस्ट? यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है 4 नए जोड़े गए थे, तो कब जोड़े गए थे? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए थे। जैसे कि अभी आपने 48 का ए पढ़ा ना, तो वो इसी के थ्रू जोड़ा गया था। और देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे इतने ज़्यादा अमेंडमेंट हो गए थे कि उसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे कोई भी अमेंडमेंट दे के ये क्वेश्चन पूछे ना कि ये वाला आर्टिकल कब जोड़ा गया था, तो अगर आपको पता है आंसर तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है और आपको गेस करना है तो आप 42nd वाला अमेंडमेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि उसके थ्रू बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन? यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है भारतीय नागरिक का? राइट आंसर हो जाएगा टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, यानी कि चुनाव में आप वोट दे या ना दें, ऐसा आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। और ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा है SSC वाले ही, बट मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, under the provisions of Article 22 of the Constitution, the advisory board shall consist of person who are appointed or eligible to be appointed as। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा ना कि अनुच्छेद 22 के प्रावधान के अनुसार एडवाइजरी बोर्ड जो होगा उसमें कौन कौन से पर्सन अपॉइंट किए जा सकते हैं, तो वहाँ पे जज ऑफ हाई कोर्ट का जो एलिजिबिलिटी रखता हो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। आर्टिकल 22 में किसी भी पर्सन के आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में चीज़ें दी हुई हैं, तो उसी में कह रहा है कि उसमें जो एडवाइजरी बोर्ड बनेगा तो उसमें कौन अपॉइंट हो सकता है, तो वो अपॉइंट हो सकता है जो कि जज ऑफ हाई कोर्ट की एलिजिबिलिटी रखता हो। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर? यहाँ पे कह रहा है राज्य के विधानमंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। स्टेटमेंट ए है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पार्ट 17 बट सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348 द बिजनेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और हिंदी इन इंग्लिश। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्ट 17 में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आर्टिकल 348 के प्रावधानों के हिसाब से ये लिखा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य के विधानमंडल का जो भी कार्य होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में किया जाएगा। स्टेटमेंट बी है, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल मे परमिट एनी मेंबर टू स्पीक इन हिज मदर टंग। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन है, वो किसी भी मेंबर को ये परमिशन दे सकता है कि वो अपनी मातृभाषा में बोल सके। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 50, इफ अ पर्सन हु इज अरेस्टेड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट ही विल बी इंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन द रेट ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया गया है,
तो किस रिट के हिसाब से उसको छोड़ देना चाहिए? राइट आंसर होगा हेबिस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट्स इशू किया जाता है वो आर्टिकल 32 के अंडर, हाई कोर्ट जो रिट्स इशू करता है वो आर्टिकल 226 के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 51 है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ डैश जजेस एंड चीफ जजेस ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं एंड एक जो होता है चीफ जस्टिस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 जजेस होते हैं प्लस 1 जो होता है चीफ जस्टिस होता है। क्वेश्चन नंबर 52 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज द मोस्ट कॉमन वाइल्ड कैट इन इंडिया फेलिस चॉस लिस्टेड। यहाँ पे कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में ये जो कैट है इसको लिस्ट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा शेड्यूल 2 में इसको लिस्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कंडीशंस रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर भारत में पॉलिटिकल पार्टी बनना है यानी राजनीतिक पार्टी बनना है तो कौन से शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ए है यहाँ पर इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज ट्रीटेड एज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स इट शैल बी नोन एज नेशनल पार्टी थ्रू आउट द होल इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जानी जाती है तो वो जो है पूरे इंडिया में नेशनल पार्टी के नाम से जानी जाएगी। स्टेटमेंट बी है इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज ट्रीटेड एज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन लेस देन 4 स्टेट इट शैल बी नोन एज अ स्टेट पार्टी इन द स्टेट और स्टेट्स इन विच इट इज़ टू रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो 4 राज्यों से कम राज्य में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में है तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये भी सही है। स्टेटमेंट सी है नेशनल पार्टी नीड ओनली 1 प्रपोजर फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन एंड आर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर 2 सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट सी आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और उसके बदले में उन्हें इलेक्टोरल रोल्स के 2 सेट फ्री मिलते हैं। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, इसको आप याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड वर देयर इन द काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम टू एक्सपैंड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित और मनोनीत हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा 60। तो ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चन थे 54 क्वेश्चन जो कि CPO 2024 में पूछा गया था। और अगर आप इसको रिवाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट होगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।